आज महाराष्ट्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत सभी 8 आरोपियों को मुंबई की एक अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसका मतलब ये सभी जेल में रहेंगे। इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा है कि इस मामले की सुनवाई अब स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट की ओर से की जाएगी। बताया जा रहा है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कोर्ट से सभी आरोपियों की 11 अक्टूबर तक की कस्टडी की मांग की थी, लेकिन कोर्ट कस्टडी देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट में सरकारी वकील अनिल सिंह और आर्यन के वकील माने शिंदे के बीच काफी लंबी बहस चली। एनसीबी ने सारे आरोपियों को तीसरी बार कोर्ट में पेश किया था। इससे पहले एनसीबी को 2 बार आर्यन खान और उनके अन्य दोस्तों को रिमांड मिली थी। फिलहाल सभी आरोपियों को मुंबई की आर्थर रोड जेल में रहना पड़ेगा। अभी की सबसे बड़ी खबर, जिस प्रकार से शाहरुख खान का लड़का आर्यन खान को एनसीबी ने गए शनिवार की रात को अरेस्ट कर लिया था। ड्रग्स मामले में एक रेव पार्टी चल रही थी बीच समुंदर में, उसमें उनको अरेस्ट कर लिया था और संडे के दिन उनको एनसीबी ने न्यायालय में पेश करने के बाद उनको न्यायालय की ओर से 1 दिन की एनसीबी कस्टडी सुनाई गई थी। बाद में फिर से उनको 3 दिन की कस्टडी सुनाने के बाद आज 7 अक्टूबर के दिन उनकी फिर से न्यायालय में पेशी हुई और उनको अब न्यायालयीन हिरासत में भेजा गया है। लेकिन जिस प्रकार से ये पूरा मामला सामने आ रहा था तो उसमें एनसीबी ने दिन बे दिन बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं। आज भी एनसीबी ने आर्यन खान की कस्टडी मांगी थी, लेकिन फिर भी उसके बाद न्यायालय में जो आर्यन खान के जो वकील है मनस्वी शिंदे, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से एनसीबी कस्टडी मांग रही है उसमें कुछ भी तथ्य नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से दिन बे दिन एनसीबी जो खुलासे करे उसमें उससे कुछ भी संबंध आर्यन खान से जुड़ा हुआ नहीं है। कल सुबह 11 बजे फिर से आर्यन खान के वकील इस संदर्भ में बेल एप्लीकेशन फाइल करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से अब कल बेल एप्लीकेशन आने के बाद सही में आर्यन खान को बेल मिलती है या फिर से उनका मुकाम न्यायालयीन हिरासत में रहता है। लेकिन जिस प्रकार से आज उनको अभी फिर से आज की रात उनकी फिर से न्यायालयीन हिरासत में ही बिताई जाएंगी और वो एनसीबी का जो एनसीबी कार्यालय है वहीं पर ही उनका आज का रात का मुकाम रहने वाला है। अब कल 11 बजे की सुनवाई के बाद ही ये तय होगा कि आर्यन खान को बेल मिलती है या फिर से हिरासत में ही रखा जाता है। संतोष मौर्य, न्यूज़ ऑन इंडिया, मुंबई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से संबंधित कंपनियों पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी जारी है। इनकम टैक्स विभाग ने पुणे जिले में दंड शुगर्स, अहमदनगर में अंबालिका शुगर्स, सतारा में अंदेश्वर शुगर फैक्ट्री और नंदूरबार के निजी कारखाने पुष्प दानेतेश्वर शुगर्स में छापेमारी की है। इस छापेमारी पर अजीत पवार ने कहा है कि आयकर विभाग को किसी पर भी छापेमारी करने का अधिकार है। उन्हें शक के आधार पर इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं नियमित टैक्स भरता हूं, वित्त मंत्री रहते हुए भी किसी प्रकार की फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं करना है। इस बात को भी मैंने समझा है, कोई भी टैक्स छिपाना नहीं है बल्कि उसे कैसे भरा जाता है, मुझे इस बात का भी पूरा ज्ञान है। मुझसे संबंधित कंपनियों ने भी समय समय पर टैक्स भरा है, बावजूद इसके और राजनीतिक विद्वेष की भावना से ये कार्रवाई की जा रही है। महाराष्ट्र कैबिनेट में यूपी के लखीमपुर हिंसा मामले पर निंदा प्रस्ताव पास किया गया और मृतक किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं 11 अक्टूबर को महाविकास अघाड़ी के तीनों दल शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस ने लखीमपुर हिंसा मामले के खिलाफ महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है। कैबिनेट मंत्री जयंत पाटिल ने इस संबंध में जानकारी दी। महाविकास आघाड़ी के हम तीनों पार्टी और हमारे मित्र पार्टियों की तरफ से आने वाली 11 तारीख को महाराष्ट्र बंद का पुकार हमने दिया है, आह्वान किया है। और जो लखीमपुर में दुर्घटना हो गई जिसमें किसानों को जालियनवाला बाग जैसे कुचल के मारा दिया गया, इसका निषेध व्यक्त करने के लिए पूरे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र बंद करा गया है और हमारे महाविकास आघाड़ी के सभी पार्टियां
नवरात्र के पहले दिन धार्मिक स्थलों के खुलने के साथ ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे और पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने सुबह मुंबा देवी के मंदिर जाकर देवी मां के दर्शन किए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार, जलसापंदा मंत्री जयंत पाटिल ने सिद्धिविनायक मंदिर के दर्शन किए। आरोग्य मंत्री राजेश टोपे ने महालक्ष्मी मंदिर में जाकर दर्शन किए। मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि क्रूज ड्रग पार्टी मामले में कुल 16 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आज एक और गिरफ्तारी हुई है, जिसे कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। अभी तक इस केस में टोटल 16 अरेस्ट हो चुके हैं और बाकी की भी प्रक्रिया चालू है। सर, कुछ लोगों को अभी भी हिरासत में लिया गया है। कुछ ऑपरेशंस चल रहे हैं, आपको उसकी डिटेल सविस्तर से प्रॉपरली कल दी जाएगी। सर, ये बिटकॉइन का भी एक मामला सामने आया था, तो उस पर कुछ जांच चल रही है कि हाँ, इंटरनेशनल मार्केट के बारे में भी जांच चल रही है। देखिए, कुछ ऐसे लिंक्स हैं, लेकिन जो अभी आपके सामने शेयर नहीं कर सकते, बिकॉज दिस थिंग विल हैम्पर द इन्वेस्टमेंट। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन के साथ उनके दो दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमोच को भी ड्रग्स मामले में एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। इन तीनों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई से गोवा जा रहे कार्डिलिया दोइम्पर्स नाम के क्रूज शिप से गिरफ्तार किया। इन सबके बीच आर्यन खान के दोस्त अरबाज मर्चेंट ने कोर्ट से खास अपील की है। अरबाज मर्चेंट ने कोर्ट से अपील की है कि जिस क्रूज शिप से उन्हें गिरफ्तार किया गया है, उसके सीसीटीवी फुटेज की जांच होनी चाहिए। यह बात आर्यन खान के वकील ने उनकी जमानत याचिका दायर करते हुए कही। खबर के अनुसार अरबाज मर्चेंट के वकील ने एस्प्लेनेड कोर्ट में उनकी जमानत याचिका दायर की है। इसके साथ ही अन्य याचिका में क्रूज शिप पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की मांग की गई है। अरबाज मर्चेंट ने कोर्ट से अपील की है कि जिस क्रूज शिप से उन्हें गिरफ्तार किया गया, उसके सीसीटीवी फुटेज की जांच हो। कल कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने इस छापेमारी पर सवाल उठाए थे और अब अरबाज मर्चेंट के वकील ने भी वह अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के सीसीटीवी के फुटेज की मांग की है, जिसके बाद फिर एनसीबी की इस छापेमारी पर सवाल उठने लगे। मुंबई में कोडोरिया ग्रुप पर 2 अक्टूबर को एनसीबी की टीम ने छापेमारी करके एक ड्रग्स पार्टी में छापेमारी करके अब तक 14 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें किंग खान शाहरुख खान के बेटे का भी नाम सामने, आर्यन खान का, और उनके एक साथी थे अरबाज मर्चेंट, उनका भी नाम सामने आया है। मगर इस छापेमारी पर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं। कल राज्य मंत्री नवाब मलिक ने इस पर सवाल उठाए थे और अब अरबाज मर्चेंट के वकील ने भी सवाल उठाया है और उस अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के फुटेज की भी मांग की है कोर्ट में एक पीएल फाइल करके। और आपको बता दें, आज इस मामले पे पूरी तरह से सुनवाई की जाएगी। आज का यह फैसला बहुत अहम होगा। इसके से मालूम होगा कि एनसीबी की आगे कार्रवाई किस प्रकार की होगी और क्या क्या इनके ऊपर चार्ज लगाया गया है, जैसे एनडीपीएस एक्ट इनके ऊपर लगाया गया है। और आपको बता दें, अरबाज मर्चेंट के जो वकील है वो मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल ने डोंगरी इलाके में भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किया है, जिसमें 2 आरोपियों को 5 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 15 करोड़ रुपए है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के रतलाम से लेकर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के प्रतापगढ़ जिले तक अफीम की पैदावार की जाती है। फिलहाल मामले की छानबीन के लिए एंटी नारकोटिक्स सेल की एक टीम बिहार और राजस्थान में मौजूद है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। उन्हें जानकारी मिली थी कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के पास प्रतापगढ़ से हेरोइन की डिलीवरी मुंबई की जा रही है, जिसके बाद से 4 संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही थी, जिसमें बीती रात 2 लोगों को डोंगरी इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया।
तो महाराष्ट्र में मंदिर खोलने के आदेश के बावजूद अहमदनगर जिला प्रशासन ने जिले में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए 6 प्रमुख जगहों पर नवरात्र समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही इन सभी जगहों पर धारा 144 लागू कर दी गई है ताकि इसका प्रसार ना हो। बता दें कि प्रशासन ने हर मंदिर में प्रतिदिन 5000 श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए पास की व्यवस्था की है। पादरी तहसील में मोटा माता मंदिर, करजत तहसील के राशिन में जगदम्बा माता मंदिर, केटगांव के रेणुका माता मंदिर, MIDC क्षेत्र में रेणुका माता का मंदिर, भिस्तबाग में रेणुका माता मंदिर, बुहनगढ़ के तुलजा भवानी मंदिर में इन 6 जगहों पर जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र भोसले ने धारा 144 लागू की है। हालांकि डीएम के इस फरमान पर लोगों ने नाराजगी भी जाहिर की है। महाराष्ट्र में हुए स्थानीय चुनाव के बाद कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन ने उनका हौसला बढ़ा दिया और राजनीतिक गलियारों में आने वाले सभी चुनाव को लेकर यहां चर्चा तेज हो गई है कि बीजेपी की राह आगे जाकर काफी मुश्किल भरी होगी। महाराष्ट्र में हुए जिला पंचायत के चुनाव में कांग्रेस के खेमे में उत्साह भर दिया है। बेहतर नतीजे जो कांग्रेस को मिले हैं उससे एक नई जान पार्टी के कार्यकर्ताओं में आ गई है। लेकिन यह जीत महाविकास आघाड़ी सरकार में मुश्किलें बढ़ा सकती है, क्योंकि कांग्रेस महाराष्ट्र में अकेले चलो का नारा लगा रही है। अगर ऐसा होता है तो महाविकास आघाड़ी सरकार में दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन इस चुनाव के नतीजे ने कांग्रेस के खेमे में खुशियां जरूर भर दी हैं। देखो, ये 6 जिले के कार्यकर्ता की मेहनत है और वहाँ की जनता का आशीर्वाद कांग्रेस के प्रति रहा है, और उसी का परिणाम है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस को चाहने वाला लोग पहले भी थे और आज भी है और कल भी रहेंगे, और भविष्य कांग्रेस का ही महाराष्ट्र में है। भारतीय जनता पार्टी को जो यश मिला है वो निर्विवाद 1 नंबर पे है, लेकिन शिवसेना कहाँ है? जिस पार्टी का सीएम है ठाकरे सरकार कहा जाता है, वो आज 4थे नंबर पर पार्टी गई है। तो मुझे लगता है कांग्रेस और एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर करेक्ट कार्यक्रम शिवसेना का किया है। मुझे लगता है ये शिवसेना के लिए सोचने की बात है। आज राज्य में जिला परिषद और ग्राम पंचायत चुनाव की आज निकाल आए हैं। उसमें जिला परिषद में बीजेपी 1 नंबर पे रही है और वही ग्राम पंचायत चुनाव में कांग्रेस 1 नंबर का पक्ष करके सामने आया है। लेकिन जो केंद्र राज्य में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की शिवसेना है वो कई तभी 4 नंबर पे दिखाई गई है। इसके लेके भाजपा की ओर से कई तभी राष्ट्रवादी और कांग्रेस ने ही शिवसेना का करेक्ट कार्यक्रम किया है, इस प्रकार की आलोचना की जा रही है। लेकिन आने वाले दिनों में ये बात देखनी होगी कि किस प्रकार से शिवसेना अपने आगे की रणनीति तय करती है। संतोष मौर्य। घट स्थापना के अवसर पर विश्व प्रसिद्ध साईं मंदिर के द्वार आज खुल गए और 7वीं पद पूजा कांकड़ आरती के साथ शुरू हो गई। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए ग्रामीणों ने मंदिर परिसर को आकर्षक रंगोली से सजाया था। मंदिर परिसर में संस्थान द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्थाएं की गई थी। मंदिर में नवरात्रि उत्सव का पहला दिन है। संस्थान द्वारा प्रतिदिन 15,000 ऑनलाइन पास की व्यवस्था की गई है। 16 घंटे में 15,000 भक्त दर्शन का लाभ उठा सकेंगे। बुल्हाड़ा जिले के सांसद प्रताप राव जाधव ने आज एक साल 9 महीने बाद मंदिर खोले जाने पर विदर्भ के पंडरी शेंगाव संत गजानन महाराज मंदिर का दर्शन किया। सांसद प्रताप राव जाधव ने भगवान से कामना करते हुए कहा कि भगवान सभी जनता को सुख और समृद्धि दें और कोरोना से भारतवासियों को निजात दिलाए। आज घट स्थापना के मुहूर्त के ऊपर महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र के सभी मंदिरों और धार्मिक संस्थानों को खुला करने की परमिशन दे दी है। मैंने भी आज गजानन महाराज संस्थान शेगांव का यहाँ आकर संत गजानन महाराज का दर्शन लिया। आप सभी को मालूम है कि कोरोना के महामारी से पूरे देश में सब धार्मिक ठिकाने हो या मंदिरें हो सभी बंद थे, लेकिन अभी कोरोना का प्रभाव कम होने से सभी जगह पे निर्णय ले रहे हैं सरकारें और ये मंदिर खुले जा रहे हैं। लेकिन लोगों से मेरी यही गुजारिश रहेगी कि कोरोना के सभी नियमों का पालन अभी भी
कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य और देश में पूजा स्थलों और मंदिरों को बंद रखा गया था, लेकिन आज से पूरे राज्य में सरकार ने मंदिरों को एक बार फिर से खोलने का फैसला किया। वहीं रायगढ़ की मंत्री अदिति तटकरे ने अष्टविनायक पाली बालेश्वर गणेश का दर्शन किया। इस दौरान अदिति तटकरे से न्यूज़ 1 इंडिया ने खास बातचीत की। सुनिए। बड़ी प्रतीक्षा के बाद राज्य सरकार ने जो है वो स्टेट के सब मंदिर है खुले करने का ऐलान किया है। उसके बाद आज भी कोविड-19 का संकट जो है टला नहीं है। सर पर कोविड-19 का संकट जो है वो मंडरा रहा है। हमारे साथ रायगढ़ जिले के अभिभावक मंत्री अदिति तटकरे है। मैम, क्या कहेंगे, लोगों को क्या ऐलान होगा, आपका क्या अपील होगी? आज राज्य सरकार ने नवरात्रि उत्सव आज से शुरू हो रहा है और आज मंदिर जो है सबके लिए, मंदिर हो, सारे धार्मिक स्थल हो, वो खुले हो रहे हैं दर्शन के लिए। तो बहुत ही खुशी की बात है। मुझे लगता है कि 1-1.5 साल बाद मंदिर और सारे धार्मिक स्थल जो है वो सबके लिए खुले हो रहे हैं। तो आज नवरात्रि उत्सव की सबको शुभकामनाएं देती हूँ और हम जब दर्शन के लिए आएंगे तब जो भी हमें नियम हो, जो भी हमें रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं, उनका अगर हम पालन करेंगे, क्योंकि कोविड का संकट अभी टला नहीं है, तो अगर हम सब सुरक्षित रहना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो धार्मिक जो स्थल है वो आगे भी खुली रहे हम सब के लिए, तो हमें ये जो सब हमें नियम दिए गए हैं उनका भी पालन करना पड़ेगा। नवरात्रि उत्सव है तो भीड़ तो होगी, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मंदिर खुल रहे, धार्मिक जो सारे हमारे स्थल है वो खुल रहे, तो स्वाभाविक है कि सबको लगेगा कि हम जाए और हम दर्शन लें। सबके ये बहुत ही अंदरूनी भावना है, लेकिन ये रहते हुए हमें सब नियमों का पालन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पिछले 8 महीने से पूरे महाराष्ट्र के मंदिर बंद होने के कारण किसी भी मंदिर में भक्त दर्शन नहीं कर पा रहे थे। राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार और नागपुर जिला अधिकारी के गाइडलाइंस के अनुसार आज नागपुर के सभी मंदिरों को भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिया गया। वहीं आज सुबह नागपुर का प्रसिद्ध मंदिर मां जगदम्बा की आरती के साथ नवरात्रि की शुरुआत की गई। महाराष्ट्र के सारे मंदिरों को आज यहाँ पर खोला गया है। आज है नवरात्र और नवरात्र का यहाँ पर नागपुर के प्रसिद्ध मंदिर जगदम्बा के मंदिर में मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो तो जगदम्बा में फिलहाल यहाँ पर मंदिरों को खोला गया है। सुबह की आरती 4 बजे की आरती हो चुकी है और आरती होने के बाद में यहाँ पर जितने भी भक्त हैं यहाँ पर आकर माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। ये नागपुर का प्रसिद्ध मंदिर कोराडी मंदिर है, जहाँ पर मेरे साथ में यहाँ के पुराने जो है पुजारी मेरे साथ हैं। क्या कहेंगे, मंदिर शुरू हुआ है, कोरोना के सारे नियमों पर आपका मंदिर शुरू किया गया? कोविड-19 के सारे नियमों को अच्छी तरह से पालन करते हुए आज मंदिर को विधिवत रूप से विधिवत पूजा पाठ के तौर पे जो भी क्रियाकलाप आज किया गया वो सब सरकारी नियमों को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छे से मंदिर की शुरुआत हुई है और सारे भक्तों में इस नवरात्रि को लेकर काफ़ी उल्लास है। जिस तरह से देखा गया है कि महाराष्ट्र सरकार के गाइडलाइन के अनुसार कोरोना के सारे नियमों के टाकते और नागपुर जिला के कलेक्टर ने 2 कोविड के जिन्होंने कोविड के 2 इंजेक्शन लगाए उन्हें ही यहाँ पर प्रवेश दिया जा रहा है और आज मंदिर यहाँ पे खुल चुके हैं। महाराष्ट्र के सारे मंदिरों को आज खोल चुका है। महाराष्ट्र के यहाँ पर नवरात्रि के पहले दिन में नागपुर के महालक्ष्मी जगदम्बा कोराडी के मंदिर में भावकों के यहाँ कर दिए। यहाँ का पूरा जायजा लिया हम लोग के कैमरा पर्सन के साथ। शैलेश डोरे, न्यूज़ 1 इंडिया। तो आज से नवरात्रि पर्व की शुरुआत हो गई है, साथ ही राज्य में आज से मंदिर भी खोल दिए गए हैं। ऐसे वक्त में आज एक अज्ञात फोन कॉल से कोल्हापुर जिला परिसर में जबरदस्त हड़कंप मच गया, जिसमें कहा गया कि कोल्हापुर के अंबाबाई मंदिर में बॉम्ब रखा है। कोल्हापुर पुलिस के साथ बम निरोधक दस्ता तुरंत मंदिर पहुंचा। उन्होंने मंदिर की तलाशी ली। एहतियात के तौर पर पूरे मंदिर परिसर को खाली भी करा दिया गया। उधर नंदुरबार जिले के घड़गांव तहसील के गुंडाचा पाड़ा के नजदीक अनाज की बोरियां ले जा रही वैन खाई में गिर गई। इस दुर्घटना में एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वैन 50 फीट खाई में गिरी। इस वैन में अनाज मंडी जाने वाले किसान भी बैठे थे।
उधर अकोला जिले के बालापुर मार्ग पर ट्रक और एसटी बस के बीच एक बड़ा हादसा हो गया, जिसके बाद एसटी बस में अचानक आग लग गई। इस हादसे में कुछ यात्री भी घायल हुए हैं। इस घटना में बस पूरी तरह से जल गई। उधर मुंबई के नाला सुपारा में तुलिज पुलिस स्टेशन क्षेत्र में मोरेगांव इलाके में एक 36 वर्षीय शख्स ने नाबालिग से रेप के बाद आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार 17 वर्षीय लड़की दुकान जा रही थी कि आरोपी उसे इमारत के एक खाली फ्लैट में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। लड़की ने घर जाने के बाद परिजनों को बताया। इसके बाद आसपास के लोग जमा हुए और उस फ्लैट पर गए। लोगों को देखकर और पकड़े जाने के डर से आरोपी ने खिड़की के कांच से हाथ की नस काट ली, जिससे उसकी मौत हो गई। कोल्हापुर जिले के उचल करंजी बस डिपो में कल रात को कुछ अज्ञात लोगों ने 12 बसों और 5 बाइकों में तोड़फोड़ की। इस घटना में उन्हें रोकने की कोशिश करने वाले बस डिपो के 4 कर्मचारी भी घायल हो गए। क्रूज ड्रग्स केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद कई सेलिब्रिटीज उनकी फैमिली के सपोर्ट में उतर चुके हैं। अब ऋतिक रोशन का नाम भी इस लिस्ट में शुमार हो गया है। ऋतिक ने आर्यन के सपोर्ट में सोशल मीडिया पर उनकी फोटो के साथ पोस्ट शेयर किया। ऋतिक ने इस पोस्ट में आर्यन को बताया कि लाइफ में मुश्किल समय को कैसे हैंडल करना चाहिए। ऋतिक रोशन ने फोटो शेयर करते हुए लिखा कि मेरे प्रिय आर्यन, जिंदगी एक अनोखे सफर की तरह है। लाइफ में कुछ भी निश्चित नहीं है और यही उसकी अच्छाई है। ऋतिक रोशन हाल ही में शाहरुख खान के बेटे आर्यन के सपोर्ट में आ गए। ऋतिक की पोस्ट सामने आने के तुरंत बाद कंगना रनौत ने आर्यन का सपोर्ट कर रहे सेलेब्स को फटकार लगाई। कंगना ने अपने सोशल मीडिया पर एक स्टोरी शेयर करते हुए लिखा कि अब सारे माफिया पप्पू आर्यन खान के बचाव में आ रहे हैं। हम गलतियां करते हैं लेकिन हम उन्हें गौरवान्वित नहीं करना चाहिए। मुझे यकीन है कि ये उसे एक नज़रिया देगा और उसे उसके एक्शन के परिणाम का एहसास दिलाएगा। आरबीआई पॉलिसी से पहले बाजार में आज शानदार बढ़त देखने को मिली। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 488.10 अंक यानी 0.82% की मजबूती के साथ 59,677.83 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 144.30 अंक यानी 0.82% की तेजी के साथ 17,790.30 के स्तर पर बंद हुआ। आज महाराष्ट्र में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।